अकाउंटिंग का पेपर देने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं या एटलीस्ट फील करते हैं कि यही पेपर अगर उनको अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या इन अ रूटीन एनवायरनमेंट करने को दे दिया जाए तो वो एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि क्या वजह है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम होती है बनिस्बत एक्सपेक्टेड या प्लान्ड परफॉर्मेंस के, और ये भी कि आप दोनों को कैसे बराबर ला सकते हैं। पहला मसला, और शायद सबसे बड़ा मसला, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में जब आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है तो एटलीस्ट आप 2 दफ़ा उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। और अगर वो क्वेश्चन आपका फेवरेट टॉपिक में से है या आप उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आप शायद उस क्वेश्चन को 3 दफ़ा पढ़ेंगे। 3 दफ़ा। और फिर जब 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के बाद आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ लिखने की बारी आएगी, आप फिर क्वेश्चन पेपर खोल के पढ़ेंगे। आप फिर वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल करेंगे जो आपने पहले 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में सोची थी, एक सिनेरियो आपने अपने माइंड में बिल्ड किया था। और फिर जब अल्लाह अल्लाह करके आप लिखना शुरू करेंगे, अपने फेस ऑफ द रिक्वायरमेंट को बिल्ड करेंगे और वर्किंग वन पे जब जाएंगे, देन अगेन आप वर्किंग वन पे जाके पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वर्किंग वन से रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के वर्किंग वन में डालेंगे। और यही एक सिलसिला आपका चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ द क्वेश्चन। वर्किंग टू में भी अगेन आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, थ्री में, फोर में। और होगा क्या कि इवेंचुअली जिस क्वेश्चन को आपने 35 मिनट्स में ख़त्म करना था वो क्वेश्चन आपका 50 to 60 मिनट्स में जाके ख़त्म हो रहा होता है। अब आइए देखते हैं कि ये री रीड वाले इशू को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। पर्सनली मेरे पास जस्ट एक ही सोल्यूशन है इसका, और वो ये कि 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में हम 3 इम्पॉर्टेंट काम कर लें। 3 नहायत ही इम्पॉर्टेंट काम, जिनमें सबसे पहला काम ये कि जो गिवन डाटा है हमें, उस गिवन डाटा को हम एलोकेट कर दें टू इट्स रेलेवेंट वर्किंग। मिसाल के तौर पे 15,000 मेरे सामने लिखा है और मुझे पता है कि हेड ऑफिस बिल्डिंग की अमाउंट है और हेड ऑफिस बिल्डिंग बजाते खुद एक पीपीई है, और ये पीपीई की वर्किंग में अमाउंट जानी चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपने पास एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन लिख दूंगा ड्यूरिंग 15 मिनट्स टाइम, जो मुझे याद रखने में आसानी पैदा करेगी कि ये 15,000 को मैं पीपीई की वर्किंग में लेके जाऊंगा। सो पीपीई है, इस पीपीई को मैं अच्छे से याद रख सकता हूं अगर मैं इसके आगे पी लिख दूं जस्ट। मगर ये काम आप करेंगे एक शर्त पे। आपने अगर कुछ भी लिखना है अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो लेड पेंसिल यूज करनी है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आपने इतना लाइट लिखना है कि सिर्फ आप ही देख पाए, आपके आसपास वाला कोई शख्स ना देख पाए कि क्या लिखा है। और तीसरी बात कि आपने ऐसी चीज नहीं लिखनी जो जिससे कोई तीसरा बंदा फायदा उठा सके अगर वो देख भी ले। सिंबल्स आप लिख लें अपने पास, या सिंबल्स नहीं तो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट लिख लें, ठीक रहेगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। डिलीवरी व्हीकल्स है, मेरे पास पीपीई की वर्किंग में आ जाएगा, मैंने जस्ट पी लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, सी लिख दिया। और सी लिखना मेरे लिए काफ़ी है, मुझे याद रखने में आसानी पैदा करेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में मैं लेके जाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनका इफेक्ट दो जगह जाए या दो से ज़्यादा जगह भी जा सकता है। मिसाल के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक है, एक इफेक्ट इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में लेके जाऊंगा मैं, और दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में मैं लेके जाऊंगा। एज अ क्लोजिंग स्टॉक इसको मैं रिपोर्ट करूंगा, ठीक है। दूसरे स्टेप पे हम आते हैं। दूसरे स्टेप पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन 90 to 95% ऑफ द टाइम्स कोई ना कोई जर्नल एंट्री हमसे मांगी गई होती है। सेकंड स्टेप में आप जर्नल एंट्री अपने पास क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख दें
लेकिन उन्हीं शराइत को फॉलो करना है जो शराइत मैंने आपको शुरू में बताई थी। पॉइंट 1 के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि जर्नल एंट्री मुझे बताई गई है एनआरवी की। एनआरवी की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स और स्टॉक को मैंने सी और एस से लिख दिया अपने लिए, एक जस्ट आसानी के लिए कि मुझे याद रह जाए कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स इस एडजस्टमेंट से निकलने वाले हैं जो मुझे बुक करने हैं। फ़ायदा इसका ये होगा कि मुझे बाद में इस एडजस्टमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इसका एंड रिज़ल्ट पता लग चुका है। जब आंसर स्क्रिप्ट की बारी आएगी तो मैं जस्ट इनके रेलेवेंट सी और एस के अपने अपने इम्पैक्ट्स को इनकी अपनी रेलेवेंट वर्किंग में बुक कर लूँगा। मुझे बार बार रीथिंक नहीं करना पड़ेगा कि इस पूरी एडजस्टमेंट में क्या सिनेरियो था और क्या इसका आउटकम निकल रहा है। अब स्टेप 3 पे आते हैं, और स्टेप 3 में जो एडजस्टमेंट्स हमने अपने पास मेंशन की हैं उन एडजस्टमेंट्स को ऊपर जाके हम ऐड या लेस कर देंगे, इनके इफ़ेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे हमने इनकी रेलेवेंट वर्किंग आइडेंटिफाई की है। मिसाल के तौर पे मेरे पास पॉइंट 1 के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, तो पॉइंट 1 के नाम से मैं अपने पास एक आइडेंटिफिकेशन मार्क कर दूंगा। मुझे याद रहेगा कि भाई पॉइंट 1 से निकलने वाली एडजस्टमेंट को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड किया जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने ऐड कर लिया एनआरवी का पीएनएल पे जो चार्ज लगना है, और इसी तरीके से जो दूसरा इफेक्ट है वो मैं अपने पास मेंशन कर देता हूँ। मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट होगा उसमें से मैंने एडजस्टमेंट 1 वाला इम्पैक्ट लेस कर देना है। ये सब कुछ कर लेने के बाद मुझे कुछ नया या दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब मैं आंसर कर रहा हूँगा। एक मैप मेरा सॉल्यूशन का बिल्ड हो चुका होगा मेरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही, और मैं टेंशन से आज़ाद हूँगा। किसी भी इंफॉर्मेशन को मुझे दोबारा जाके सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ मज़ीद डिटेल में रीड नहीं करना पड़ेगा। एक मैप बन चुका है, और जस्ट उस मैप को, उस ब्लूप्रिंट को मैं एग्जीक्यूट करूँगा अपनी आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर। यहाँ जो एक बात बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना वो ये कि क्या आई कैप की अनफेयर मीन्स की पॉलिसी हमें रोकती है अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई चेक मार्क्स, कोई सिंबल्स, कोई अल्फ़ाबेट्स लिखने से? तो जवाब है कि आई कैप की अनफेयर मीन्स की पॉलिसी से हमें कहीं नहीं पता लगता कि कोई चेक मार्क, कोई सिंबल, कोई अल्फ़ाबेट अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख दिया जाए तो वो एक अनफेयर मीन कहलाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द होल वर्ड, द होल सेंटेंस, जस्ट अल्फ़ाबेट्स, वो भी पेंसिल से लिखे हुए, वो भी इतने बारीक कि सिर्फ हम खुद पढ़ पाएँ, हमारे आसपास का कोई शख्स दूसरा ना पढ़ पाए। लेकिन साथ ये भी ज़रूरी है बताना कि आई कैप की आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है अवॉइड राइटिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर और एनी पेपर अदर देन द आंसर स्क्रिप्ट। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ पर्सनली कि आई कैप ने इस चीज़ को डिस्करेज ज़रूर किया है लेकिन डिसअलाउ नहीं किया। आई कैप ने खुद हमें एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया है अवॉइड का वर्ड यूज़ करके। मस्ट नॉट नहीं लिखा, शुड नॉट नहीं लिखा। और पर्सनली मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोट किया है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कुछ ना कुछ मेंशन कर रहे होते हैं, टिक मार्क्स, चेक मार्क्स, क्रॉस, कोई अल्फ़ाबेट मेंशन कर दिया, उनको रोका नहीं जाता। और सबसे बढ़ के क्या अनफेयर मीन है और क्या नहीं वो आई कैप ने खुद बता दिया है। और ये चीज़ अनफेयर मीन्स की पॉलिसी में जब मेंशन नहीं है तो ये अनफेयर मीन नहीं कहला सकती। अगर मैं आपको ये अप्रोच सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई चीज़ मेंशन कर लें तो वो 3 कंडीशंस आपको लाजमी साथ बता रहा हूँ। अगेन मैं बोलूँगा कि लेड पेंसिल से लिखा हो, इन केस अगर आपको मिटाने का कहा जाए तो आप मिटाएं। नंबर 2, इतना लाइट लिखा हो कि आपके अलावा कोई ना पढ़ पाए, और लिखा क्या हो वो कोई और समझ भी ना पाए, उसका मीनिंग क्या निकलता है, उस लिखी हुई चीज़ से इंफॉर्मेशन मिलती क्या है, फ़ायदा क्या होता है,
ये अप्रोच मैंने आपको इसलिए सजेस्ट की है कि यही अप्रोच मैंने एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मेरी जब अपनी अटैम्प्ट थी, तो उसमें मैंने, अल्लाह का शुक्र है, 15 मिनट्स पहले मेरा कंप्लीट पेपर सॉल्व हो चुका था। और ड्यूरिंग 15 मिनट्स रीडिंग टाइम जो मैंने पेंसिल से अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर आइडेंटिफिकेशंस मेंशन की थी, इफ़ेक्ट्स मेंशन किए थे जो सिर्फ मुझी को समझ आ सकते थे, उसका फ़ायदा ये हुआ कि 15 मिनट के अंदर ही मेरे मोर देन 30 मार्क्स का एक मैप बिल्ड हो चुका था। और अल्लाह का शुक्र है, पेपर कंप्लीट करने से पहले मुझे पता लग भी चुका था कि मेरा पेपर पास है और रिज़ल्ट भी मेरा यही आया था। अब आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फेस ऑफ द रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स पूरी नहीं बनाते, पार्शली उसको बिल्ड करते हैं। अब सपोज ये बैलेंस शीट पीएनएल बनाने वाला एक क्वेश्चन हमारे सामने हमें दिया गया और आंसर स्क्रिप्ट अब हमारे सामने, हम उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू हुए हैं, पेपर हमारा स्टार्ट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे क्या और कहाँ तक लिखेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये मसला सबसे पहला होता है पेपर को सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स अपनी फेस ऑफ द रिक्वायरमेंट सिर्फ उस पहले लाइन आइटम या दो लाइन आइटम पे जाके रोक देते हैं जहाँ पे उनसे कैलकुलेशन उससे ऑनवर्ड शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे पीपीई का आइटम हमारा पहला बैलेंस शीट के अंदर आइटम है। अब स्टूडेंट्स जाएंगे, पहले पीपीई की वर्किंग कंप्लीट करके आएंगे और यहाँ पे जब तक उसका आंसर लिख नहीं देते वो नीचे रिमेनिंग पार्ट अपनी रिक्वायरमेंट का प्रिपेयर नहीं करेंगे। ये अक्सर स्टूडेंट्स के साथ मसला होता है। अब जाएंगे वो पीपीई की वर्किंग में और सपोज ये पीपीई की वर्किंग हमारे पास यहाँ पे है, तो पीपीई की वर्किंग पूरी बनेगी, एक एक फिगर वो कंप्यूट करेंगे, तब जाके उनका आंसर जब तक निकलता नहीं है क्वेश्चन उनका वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ये एक मसला। सो फेस ऑफ द रिक्वायरमेंट मेरी रिकमेंडेड अप्रोच में आपको कंप्लीट बनानी चाहिए। आपको चाहिए कि आप ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीट जो आपका बैलेंस शीट या पीएनएल जो आपसे मांगा गया है वो आप बनाएं, पूरा बनाएं। और अगर आपको ये डर है कि भाई बीच में कोई नया लाइन आइटम हो सकता है ऐड करना पड़ जाए जो उसने हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में ना दिया, सपोज कोई रिसीवेबल या पेबल नेचर का आइटम कोई एक नया एडजस्टमेंट्स के रिजल्ट में निकल सकता है, तो उसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि आप थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दो, एडिशनल गैप छोड़ दो। मैंने जब अपने नॉन करंट एसेट्स बना लिए, पीपीई लिख दिया, तो करंट एसेट्स को मेंशन करने से पहले जस्ट मुझे एक ही गैप छोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने दो गैप छोड़ दिए। कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं होता, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। आप एडिशनल गैप्स छोड़ दो, बैलेंस शीट आप बनाएं, अपना पीएनएल भी आप कंप्लीट बनाएं, जो जो रिक्वायरमेंट उसने आपसे मांगी है उसका एक शुरू में बेस स्ट्रक्चर पहले बिल्ड कीजिए। वर्किंग्स की जब बारी आती है तो वर्किंग पे, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि वर्किंग वन सपोज पीपीई की है, तो स्टूडेंट उस पूरी वर्किंग वन को बनाएगा, उसका आंसर निकालेगा और उसको बैलेंस शीट पे या फेस ऑफ द रिक्वायरमेंट पे मेंशन करेगा। फिर वो जाएगा वर्किंग टू की तरफ, जो कि मेरे नज़दीक गलत है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। सपोज इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पीएनएल में एक्सपेंडिचर शो हो रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर एक कैपिटल नेचर का आइटम भी इंक्लूड कर दिया गया था गलती से। इस तरह की एडजस्टमेंट्स के दो इफ़ेक्ट्स निकलते हैं हमारे पास। सपोज वर्किंग वन हम बना रहे हैं और वो रिलेट करती है पीपीई से, तो पीपीई के अंदर हम वो आइटम ऐड करेंगे जिस आइटम को ऐड होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में उसको क्लासिफाई कर दिया। सो ऐड कर रहे हैं wrongly charged to प्रॉफिट और लॉस। अब जब ऐड कर दिया तो इसी आइटम के ऊपर इसकी अपनी एक रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी बुक होनी चाहिए जो कि बुक नहीं की गई होगी, उसको हम लेस करेंगे पीपीई की वर्किंग में। लेस डेप्रिसिएशन
ऑन आइटम नॉट कैपिटलाइज्ड या wrongly charged to profit और लॉस। ठीक है, अब मसला क्या आएगा, जिस दौरान हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे होते हैं, ये इफेक्ट तो हमारे जहन में स्ट्रांगली बैठा हो सकता है कि एक आइटम को जब हमने पीपीई में ऐड किया है तो उससे रिलेटेड जब वर्किंग बनाई जा रही होगी, सपोज वो वर्किंग है हमारी 3 और उसका नाम हम दे देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनाने के दौरान हम लेस कर रहे होंगे वो आइटम यहाँ से जहाँ पे एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो एक्सपेंडिचर ओरिजिनली चार्ज किया हुआ है। सो लेस कर दिया हमने रॉन्गली चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस एज रिपेयर। ये इफेक्ट तो हमारे जहन में एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद क्लियरली बैठा हुआ हो सकता है, लेकिन एट टाइम्स एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से या उस हसल की वजह से हम ये दूसरा इफ़ेक्ट जो डेप्रिसिएशन वाला था जो इनडायरेक्टली निकल रहा होता है, हो सकता है कि इस आइटम का रेलेवेंट इम्पैक्ट हम बुक करना भूल जाएं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट निकल रहा है। डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमारा पहला वाला था, एडजस्टमेंट पढ़ने से हमें याद हो गया था, लेकिन इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट जस्ट हमें पीपीई की वर्किंग बनाते हुए याद रह जाएगा, लेकिन जब उसकी बारी आएगी दूसरा इफ़ेक्ट बुक करने की तो हो सकता है हमें वो भूल जाए। ठीक है, सो दूसरा इफ़ेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन आइटम प्रीवियसली नॉट कैपिटलाइज्ड या इस तरह की बात। तो ये मसला ये कि वर्किंग 1 जिस दौरान आप बना रहे हैं उस टाइम आप सोचते हैं कि अच्छा भाई वर्किंग 3 और 4 से रिलेटेड इम्पैक्ट्स भी वर्किंग 1 में बुक कर रहा हूँ और उनका जो दूसरा इफेक्ट वर्किंग 3 और 4 में जाएगा वो मैं तब बुक कर लूँगा जब वर्किंग 3 और 4 में बना रहा हूँगा। लेकिन जब एक्चुअली वर्किंग 3 और 4 बनाने की बारी आती है तो उस टाइम आप वो सारे इफ़ेक्ट्स डाल नहीं पाते, आपके जहन से निकल चुके होते हैं। सो इसका सलूशन ये कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि बजाय इसके कि आप 1 बाय 1 एक एक वर्किंग बनाएं और उसको फेस ऑफ द रिक्वायरमेंट पे लाएं, मैं आपसे एक अपनी अप्रोच ये सजेस्ट करूँगा कि आप तमाम वर्किंग्स इकट्ठी बनाएं। आपके पास 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में एक लेआउट पहले से बिल्ड हो चुका है, आपको पता है कि कितनी वर्किंग्स बनेगी या बननी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक बेस स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अपने सॉल्यूशन में अपनी तमाम वर्किंग्स को स्टार्ट करने से पहले एक लेआउट सारा बना लें। ठीक है, और वो कैसे कि सपोज आपके पास पीपीई की वर्किंग है तो पीपीई की वर्किंग को आप पूरा बनाएं। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, और जितनी वर्किंग्स पीपीई के अलावा वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4 जिस हद तक आपसे बन सकती हैं आप बनाएं, सिर्फ अंग्रेजी मेंशन करें। मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं कि आपने स्टेप वाइज क्या करना है। स्टेप 1 ये कि आप अपनी फेस ऑफ द रिक्वायरमेंट पूरी बनाएं, बीच में गैप्स छोड़ दें, फिर आप वर्किंग्स पे आएं। आपने अभी कोई कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करनी, आप वर्किंग्स के अंदर मोटे मोटे जितने इम्पैक्ट्स बुक किए जाने हैं आपको वो नज़र आ रहे होते हैं। अपनी वर्किंग्स का एक स्ट्रक्चर पहले से बना लें, आंसर स्क्रिप्ट मिलते ही फिर स्टेप 3 पे आए और स्टेप 3 पे आके आप जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको अमाउंट्स गिवन हैं उन अमाउंट्स को अपनी रेलेवेंट वर्किंग में रेलेवेंट प्लेसेस में पुट करना शुरू कर दें। अधूरा, अब सपोज वर्किंग्स में रेलेवेंट डाटा डालने की बारी आई है और एडिशंस में निकालना चाह रहा हूँ, और सपोज एडिशंस ऐसा एक आइटम है जो कि डायरेक्टली इसका जो फाइनल आंसर मेरे आंसर स्क्रिप्ट में जाना चाहिए,
वो मुझे रेडिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ पार्शियली इंफॉर्मेशन तो मुझे रेडिली अवेलेबल है। उसको मैं कैलकुलेशन के अंदर मेंशन कर सकता हूं, और जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट खुद से करने के बाद निकालनी हैं, एडिशंस का फाइनल आंसर निकालने के लिए, उनको मैं खाली छोड़ सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ब्रैकेट्स ओपन करके लिखना शुरू कर दूंगा, मुझे एक ये नंबर है ऐसा जो मुझे रेडिली अवेलेबल है, इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी और फिगर से जिसको मैंने बाद में बैठ के निकालना है, उस फिगर को मैं बेशक अभी खाली छोड़ सकता हूँ। ठीक है, खाली छोड़ दिया। अब एडिशंस को मैंने, सपोज मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि एडिशंस के केस में ऐसे होता हो। अब एडिशंस को निकालने के लिए डिवाइड भी करनी है एक वैल्यू, और वो वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा, और वो मैंने अमाउंट अपने पास पुट कर ली अपनी कैलकुलेशन में। जो चीज़ जहां पुट हो सकती है उसको मैंने पुट करते जाना है। बहुत सी वर्किंग्स में गिवन इन्फॉर्मेशन आप इजीली भी डाल सकते हैं। आप देखें क्वेश्चन पेपर के ऊपर शेयर कैपिटल मेंशन होता है, और डायरेक्टली आप बैलेंस शीट के फेस के ऊपर डाल दें। हमें ओपनिंग फिगर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई होती हैं, उनको हम, अगर उनमें एडजस्टमेंट नहीं है तो उनको हम अपनी रेलेवेंट पोजीशन पे लिख सकते हैं बड़े आराम से। बीच में, हाँ, बीच में हमें एक मिक्सचर फेस करना पड़ सकता है कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन भी एक कैलकुलेशन में शामिल हो रही हो जो रेडिली अवेलेबल है, और ऐसी भी इंफॉर्मेशन हमें मेंशन करनी पड़ रही होती है जो टू बी कैलकुलेटेड होती है। तो आप दोनों को मर्ज कर लें, जैसे मैंने एक एडिशंस की एग्जांपल में आपको समझाया, और वो ये कि कैलकुलेशंस में रेलेवेंट पोजीशंस में जो आपको गिवन अमाउंट मिलती है वो डालें फॉर्मूले के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर, और जो नहीं है उसको आप खाली छोड़ दें। अब वर्किंग्स बनाना भी एट टाइम्स काफ़ी टफ होता है। आपको पता होता है कि आपने बनानी तो है, आपको टाइम ज़्यादा दे दिया जाए, आप बड़े आसानी से बना लें, लेकिन थोड़े टाइम में आप कैसे वो एक पूरी स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें आप खूबसूरती के साथ सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लें। ऑल्दो ये चीज़ शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बतानी, लेकिन आई बिलीव कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं स्टिल जिनको ये इशू फेस करना पड़ सकता है कि एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे चीज़ बनाई जाए। मिसाल के तौर पे पीपीई की वर्किंग मेरे सामने है, और मुझे पीपीई की वर्किंग में ठीक ठाक उसने एडजस्टमेंट्स और कैलकुलेशंस दे दी हैं, और मेरे सामने कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो खड़ा हुआ है। मैंने मैनेज करना है समहाउ कि मैं खूबसूरती के साथ विद इन टाइम एक वर्किंग बना लूं, और मुझे कांटे भी ना लगाने पड़े, और अच्छी तरह मैनेज हो जाए। सो सिंपली वर्किंग वन की हेडिंग दी पीपीई से रिलेटेड है। मैं क्या चीज़ देखूंगा कि बैलेंस शीट के अंदर अगर मैंने पीपीई रिपोर्ट करना है तो वो उसके की इंग्रेडिएंट्स या की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होने चाहिए। सिंपली अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है तो कॉस्ट वो भी उसी तारीख की जिस तारीख पे बैलेंस शीट बन रही है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दोनों सेम तारीख की चीज़ें होंगी, तो मेरे पास क्लोजिंग बुक वैल्यू निकल आएगी जो मैंने बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करनी है। जस्ट अपने माइंड से सारी बातें जो क्वेश्चन में दी हुई होती हैं उनको साइड पे रख के, अपने जहन से निकाल के, पहली चीज़ ये सोचा करें कि यार ये बैलेंस शीट पे या पीएनएल पे कोई फिगर अगर रिपोर्ट करनी है तो उस वो बुनियादी तौर पे किन चीज़ों को लेके बनाई जाएगी। सो मैंने पीपीई की कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास मुझे वर्किंग बनानी पड़ जाए, उसके की कॉन्स्टिट्यूएंट्स दो ही होंगे। एक सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस वगैरह को साइड पे रख के। तो अब आप सिर्फ सिंपली इन दो चीज़ों को मेंशन करें, और इन दो चीज़ों को मेंशन करने के बाद सेपरेटली इन दो चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू कर दें, इनकी अपनी सब वर्किंग बनाएं। मेन वर्किंग इतनी ही रहेगी कि भाई क्या कॉस्ट है 30 जून के ऊपर, और क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30 जून के ऊपर, बस। अब वो बात बाद में देखी जाएगी कि कॉस्ट निकाली कैसे जानी चाहिए और एक्यूमुलेटेड भी कैसे निकाली जानी चाहिए। फिर कॉस्ट सपोज निकालने की बारी आई है,
कॉस्ट 30 जून के ऊपर आप निकालने जा रहे हैं। अगेन आप वही काम करें जो पहले आपने किया, कि जो उसने इंफॉर्मेशन, उसने कम्प्लेक्स, उसने चीज़ों को मिक्स करके आपको दिया हुआ है, तरह तरह की चीज़ें दी हुई हैं, सबको उठा के अपने माइंड से बाहर निकालें। पहले आप अपने आप से पूछें कि भाई कॉस्ट अगर 30 जून के ऊपर मेंशन की जानी चाहिए तो उसमें क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स इस केस से रेलेवेंट हो सकते हैं। नंबर वन, साल के ओपनिंग की कॉस्ट आपको चाहिए होगी, एडिशंस चाहिए होंगी, डिस्पोजल्स चाहिए होंगे, एडजस्टमेंट्स आपको हो सकता है करनी पड़ जाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात कर लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपको ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो दी हुई है उसमें ऐड किया जाना चाहिए आपका फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर आप लेस कर रहे होंगे अगर आपका कोई एसेट डिस्पोज्ड है तो उससे रेलेवेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी जमा हुई हुई है आपके पास। अपनी वर्किंग के प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स को हमेशा सबसे पहले मेंशन कीजिए। सपोज पीपीई है मेरा, तो कॉस्ट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये की इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब हर की इंग्रेडिएंट की एक सब वर्किंग बनाएं और सब वर्किंग के अंदर उसकी इंग्रेडिएंट के अपने इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करना शुरू कर दें। इवेंचुअली होगा क्या कि जो सिनेरियो उसने आपको दिया हुआ है, जितनी उसकी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, वो आराम आराम से अपनी अपनी वर्किंग में, अपनी अपनी सब वर्किंग में बैठती चली जाएगी और आपका सलूशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता जाएगा आगे। आपकी वर्किंग्स भी ख़राब नहीं होंगी। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई तो एक वर्किंग का एक कंपोनेंट ख़राब होगा। अगर आप कहीं स्टक हुए तो आपकी पूरी वर्किंग नहीं ख़राब जाएगी, आपका एक रेलेवेंट पोर्शन ऐसा होगा जो आपसे ठीक नहीं बन पाया होगा, उसमें आपने तुक्का मारा होगा, उसमें आपने ठीक कंप्यूटेशन नहीं की होगी, लेकिन एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके सॉल्यूशन का फिर भी आगे चलता जाएगा। जब आप गिवन डाटा को भी अपनी रेलेवेंट पोजीशंस में, अपनी रेलेवेंट कैलकुलेशंस और वर्किंग्स में पुट कर चुके हैं, तो तब बारी आती है आपकी एडजस्टमेंट्स की। अब आप एडजस्टमेंट्स को वन बाय वन आराम से अपनी तमाम वर्किंग्स में पुट कर सकते हैं। एक वर्किंग में डेबिट, एक वर्किंग में क्रेडिट, ठीक है। वर्किंग 2 डेबिट, वर्किंग 4 क्रेडिट, वर्किंग 3 क्रेडिट, वर्किंग 4 डेबिट, ठीक है। अब आपका सोल्यूशन आगे एक फ्लो में आराम से चलता जाएगा। अब चीज़ों के स्कैटर होने का कम चांस है। अब कोई सब वर्किंग, कोई एरिया अगर आपके कोई सोल्यूशन का ख़राब हो भी जाता है तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि ओवरऑल आपके सोल्यूशन का स्ट्रक्चर ठीक बिल्ड हुआ हुआ है। कोई एरिया बीच में अगर गलत है, जो कि होता है नॉर्मली, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने तमाम डेबिट क्रेडिट इफ़ेक्ट्स को अपनी रेलेवेंट पोजीशन पे ठीक बुक कर लिया है और आपने अपने सवाल को जिस टाइम पे भी, अगर कट ऑफ टाइम आपका करीब है, आपको पता लग गया है, आप जिस टाइम अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करना चाहें, आप बड़ी आसानी से वाइंड अप कर सकते हैं। वाइंड अप आप ऐसे कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाए आपने कैलकुलेट कर ली, जो आइटम्स आपके नहीं अब तक कैलकुलेट हो पाए उनको एज्यूम कर लिया आपने और आपने उनकी फिगर्स मेंशन कर दी अपनी रेलेवेंट जगह, उसकी कैलकुलेशन नहीं की। जो आपको कैलकुलेशन करनी थी, आपके पास टाइम नहीं बचा, वो कैलकुलेशन आपने अधूरी छोड़ दी, आपने फिगर एज्यूम्ड लिख ली। खुद से कोई एज्यूम्ड फिगर आप लिख लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज्यूम्ड फिगर मैंने लिख दी। यहाँ एज्यूम्ड फिगर, कोई भी फिगर मैं लिख दूंगा, मेरे पास टाइम ख़त्म है, पेपर मुझसे छिनने वाला है, मैं अपने क्वेश्चन को एक फाइनल कंप्लीशन की तरफ फिर भी लेके जा सकता हूँ। एज्यूम्ड फिगर्स मेंशन कर दें या अधूरी कैलकुलेशन के साथ ही अगर कोई आंसर्स निकलते हैं तो वो मेंशन करें। कट ऑफ टाइम बिल्कुल सर पे है, अपनी वर्किंग्स को क्लोज करके फिगर्स ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें बैलेंस शीट या पीएनएल के फेस के ऊपर। इन शॉर्ट, इस पूरी वीडियो में हमने सीखा क्या कि आप 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में एक अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लें क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा आपका, आपको हर एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट रेलेवेंट इफेक्ट पता लग चुका होगा, जस्ट पुट करने की देर होगी। आंसर स्क्रिप्ट जब आपको मिले तो आप आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा लेआउट बिल्ड कर लें, वर्किंग्स का भी और फॉर्मेट्स का भी। जब पूरा स्ट्रक्चर आपने बिल्ड कर लिया तो उसके बाद बारी आती है गिवन डाटा को अपनी वर्किंग में पुट करने की। अब गिवन डाटा को आप पुट करते चले जाएं।
अब किसी जगह वो पूरा पूरा फिट हो जाएगा, मिसाल के तौर पे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हमारा उसमें कोई नॉर्मली एडजस्टमेंट नहीं होती, लेकिन बाज़-औक़ात किसी कैलकुलेशन के बीच में जाके आपको वो गिवन डाटा पुट करना होगा, तो आप उस गिवन डाटा के लेफ्ट राइट आसपास कैलकुलेशंस खाली छोड़ दें, गैप्स छोड़ दें, लेकिन वो डाटा ज़रूर पुट करें अपनी कैलकुलेशन में। गिवन डाटा पुट करने के बाद फिर आपकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है, और एग्जीक्यूशन में आप एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स उसके बुक करना शुरू कर दें, और अपनी सब वर्किंग्स को पहले कंप्लीट करें। सब वर्किंग्स से मेन वर्किंग कंप्लीट होगी। मेन वर्किंग जब आपकी कंप्लीट होगी तो फिर उससे फिगर्स को निकाल निकाल के बैलेंस शीट या पीएनएल के फेस पे मेंशन किया जाएगा।